वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ के मेंस के लिए एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट ले आया हूँ। जो मेंस में 120 सवाल आते हैं, सेम उसी के बिहार पे लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार एकदम अपडेटेड टेस्ट है। अगर आप आरओ 2026 देंगे तब भी आपके बहुत काम आने वाला है, और जो 2025 का मेंस दे रहा है उसके लिए तो ये रामबाण है ही। चलिए बिना देरी के पहला सवाल देखते हैं। इससे पहले 2 टेस्ट के वीडियो दे दिए हैं, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी ये शानदार टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या हमारे ऐप से अटेम्प्ट कर सकते हैं जाके। तो सबसे पहले ये पर्वत है, इसको मिलाना कौन सा पर्वत कहाँ पे है। जैसे वॉस्गस माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट और वर्खोयांस और एपेनाइन माउंटेन। तो बहुत ही आसान है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल कह सकते हो। वॉस्गस पर्वत कहाँ पे है भाई आपका? फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे आपका? जर्मनी में हो जाएगा। वर्खोयांस रूस का है और एपेनाइन पर्वत इटली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद ये देश है और उनकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है आपको। जैसे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखार पुनसुम हो जाएगी। गंगखार पुनसुम। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हाकाकाबोराजी हो जाएगी। हाकाकाबोराजी। और बांग्लादेश की बात करें, न्यूज़ में भी बांग्लादेश काफ़ी है ना, तो इसको ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है। शाका हाफोंग। अफगानिस्तान का नूशाक हो जाएगा। इस हिसाब से 2 का सी करेक्ट हो जाएगा ना। इसको याद ज़रूर रखना, पड़ोसी देश हैं हमारे, पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद ये ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाएगी ये बताना है आपको, मैचिंग करनी है। जैसे वेद्दा जनजाति, सेमांग, हाईलैंडर और क्रैकर, ठीक है। तो वेद्दा जनजाति ये श्रीलंका में पाई जाएगी भाई, श्रीलंका की है। सेमांग आपकी मलेशिया में पाई जाएगी। कहाँ पे? मलेशिया में। और हाईलैंडर की बात करें ये स्कॉटलैंड में पाई जाती है, और क्रैकर जनजाति जॉर्जिया में पाई जाती है। तो इस हिसाब से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें सही बताना होगा कौन सा है। सिक्किम राज्य की सीमाएं जो है 3 देशों अर्थात नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो सीमा है वो 3 देश अर्थात अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लोकल विंड्स हैं और रीजन है, मैच करना है आपको यहाँ पे। जैसे फोन, सिमूम, खमसिन और हरमटान। तो फोन हवाएं कहाँ चलती हैं भाई? फोन हवाएं चलती हैं अल्प्स पर्वत पे भाई। कहाँ चलती हैं? अल्प्स पे। सिमूम कहाँ चलती हैं? सहारा में चलती हैं सिमूम। खमसिन हवाएं ये चलती हैं आपकी मिस्र में। और वहीं हरमटान की बात करें चलती है पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 पे आ जाते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल्स हैं, इनको मैच करना होगा आपको। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है कह रहा है। 9 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। और ग्रेट चैनल जो है वो इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। और ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार, ये भी ठीक हो जाएगा। वहीं 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, तो यहाँ पे बी होना चाहिए, मालदीव मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है ना। याद रखिएगा, इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं, तो इसलिए आप यहाँ 3 और 4 को ही सही कह सकते हैं। ये देश हैं और राजधानियाँ हैं, इनसे एक सवाल तो आता ही आता है भाई, है ना, कैपिटल और कंट्रीज़ का। मिलाइए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। जैसे अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बाकू हो जाएगी। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बिश्केक हो जाएगी। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद हो जाएगी। और वहीं कजाकिस्तान, इसकी राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तान, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। CISFTA, SAFTA, CPTPP और RCEP, है ना, कौन कब बना है। जैसे CISFTA इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री ट्रेड, है ना। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री ट्रेड 1994 में बना था। साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या एग्रीमेंट कहें तो ये 2004 में बना था। और CPTPP यह है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, 2018 में बनी है।
RCEP तो आपने पढ़ा ही होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 2020 का है। तो देख सकते हो आप, है ना, 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। इसके बाद ये लैंडफॉर्म्स हैं, ओरिजिन एरा, कौन सा लैंडफॉर्म कब बना है ये बताना है आपको। जैसे डेक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा तापी। अब देख रहे हो अरावली वगैरह न्यूज़ में है, पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अरावली की ही बात कर लें अगर, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की है, बहुत पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन युग की है ये, ठीक है। मतलब अब ये मानो अरावली 2 से 3 अरब साल पहले बनी है, बहुत पुरानी, मतलब ओल्डेस्ट वोल्ड माउंटेन है धरती के। चलो, और फिर भी इसको काटा जा रहा है ना। अब देख रहे हो पहले अरावली तो दिल्ली तक थी ना, ये जो रायसेना हिल जहाँ राष्ट्रपति भवन वगैरह बना है वो सब अरावली का तो हिस्सा है। पहले वहाँ और थी, अब वही है, हाइट कम थी तो सब उसको कम करते चले गए। अब वही बात है ना, अब जहाँ पे आप देख रहे हो 100 मीटर से कम है तो वो कह रहे नहीं ये पहाड़ नहीं, काट डालो। मतलब जो पेड़ बड़ा है, ठीक है, और एक पेड़ छोट 100 मीटर से कम है, एक पेड़ 100 मीटर है, तो उड़ा दो ये सारे पेड़। ये क्या बात है भाई? भाई पहाड़ में तो पेड़ भी आ गए ना, जंगल में क्या है, वहाँ पहाड़ों में पेड़ ही तो लगे हैं, सब काटे दे रहे। वो बहुत फेमस कहावत बन गई है ना, वो एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल बाप के नाम, और बाप कौन है? अडानी। खैर चले, अरावली है प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। और डक्कन ट्रैप हो जाएगा आपका क्रोटेशियम काल के उत्तरार्ध में। और पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें ये हो जाएगा सेनोजोइक युग में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात करें ये हो जाएगा नवीनतम युग में। तो यानी आपका 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में ये औद्योगिक केंद्र और उद्योग है, जैसे एंटवर्प बेल्जियम, कोपेनहेगन डेनमार्क, माराकाइबो वेनेजुएला और कैसाब्लांका मोरक्को। मिलाओ इसको। जैसे एंटवर्प बेल्जियम, ये किस लिए फेमस है? हीरा उद्योग के लिए फेमस है, ये डायमंड इंडस्ट्री के लिए। कोपेनहेगन डेनमार्क का, ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, डेयरी उद्योग के लिए। माराकाइबो वेनेजुएला, ये जो है शोधन उद्योग के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। शोधन का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से रिफाइनिंग कह सकते हैं। और कैसा ब्लांका मोरक्को, ये रासायनिक या केमिकल इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए भाई, इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा है। ये देश है और ये लॉयस्क खनन केंद्र यानी कंट्री आयरन और माइनिंग सेंटर। जैसे जर्मनी का रूर बेसिन, स्वीडन का आपका क्रीवोई रोइग, यूक्रेन में आपके किरूना, और मॉरिटानिया का आपका जूराते। कौन सा आयरन और माइनिंग सेंटर है? चलो बताओ। तो यहाँ देखो पहला ठीक है, जर्मनी का रूर, और मॉरिटानिया का जूराते, है ना। 1 और 4 ठीक हो जाएगा। और बात करें अगर स्वीडन की, तो स्वीडन में किरूना होना चाहिए था, और यूक्रेन में क्रीवोई होना चाहिए था, ठीक है। 1 4 सही है। अब 12 में आपको गलत की पहचान करनी है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है 1997 में प्रोफेसर WJ मॉर्गन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत H हेज द्वारा प्रस्तुत समुद्र तल प्रसार की अवधारणा पर आधारित है। 1955 में कनाडाई भूविज्ञानी J टूजो विल्सन ने पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। और ट्रांस हिमालयी पर्वत की जो चौड़ाई है लगभग 40 किलोमीटर है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप यहाँ देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 1997 तो बहुत लेट है, 1967 में जो है WJ मॉर्गन द्वारा दिया गया था, है ना। तो 1967 होना चाहिए था। बाकी तीनों सही स्टेटमेंट हैं बिल्कुल, ठीक है। गलत बताना है 13 में, फिर से कौन सा गलत है? जास्कार पर्वत श्रेणी कह रहा है लद्दाख के दक्षिण और लघु हिमालय के उत्तर में है, यानी लाइज जस्कारिन लाइज साउथ ऑफ लद्दाख एंड नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालय। सिंधु नदी घाटी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को अक्सर एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। और भारतीय क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब गलत है? देखिए आपको पता होगा काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, है ना, ऐसे है। तो जास्कर रेंज कहाँ पे भाई? लद्दाख के जो है साउथ में है, और नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालय, है ना, नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालय, लेसर हिमालय नहीं, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आता है फिर? ग्रेट हिमालय उसके उत्तर में है ना, ग्रेट हिमालय, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। बाकी ठीक है, इंदस वैली जो है मतलब इंदस रिवर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है ना। कहाँ बहती है? जो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। जम्मू श्रीनगर हाईवे पासेस थ्रू द जवाहर टनल विच इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। कौन सा जम्मू श्रीनगर हाईवे? द बाउंड्री बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिल इज मार्क्ड बाय मेन बाउंड्री फॉल्ट।
यानी वृहद हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच की जो सीमा है वो मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा चिन्हित है। और शिवालिक हिल्स लोकेटेड फर्दर साउथ आर सेपरेटेड फ्रॉम द गैंजेटिक प्लेन बाय हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। द वैली सेपरेटिंग द शिवालिक फ्रॉम द लेशर हिमालयाज आर कॉल्ड दून इन द वेस्ट एंड द्वार इन द ईस्ट। यानी शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है? तो यहाँ देखिए, जो लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ी, कौन सा? वृहद हिमालय नहीं, लघु हिमालय यहाँ होना चाहिए था, है ना। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो सीमा है मुख्य, उसको हम बोलते हैं भ्रंश या मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी लेसर हिमालय और शिवालिक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम व असम से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलने वाली सुबनसिरी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है। कौन सा यहाँ सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। मछलियों में जो गिल्स हैं उन्हें पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करती हैं। एक लंबे समय जैसे 25 वर्षों के औसत मौसम पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। और एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहते हैं या ब्रीथिंग रेट कहते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कुछ पदार्थों को सड़ाना और खाद में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है भाई। केंचुए मांसपेशियों का उपयोग करके शरीर के बारी बारी से विस्तार और संकुचन द्वारा गति करते हैं। मछलियां शरीर के दोनों ओर बारी बारी से लूप बनाकर तैरती हैं। और मिश्रण में कणों के आकार में अंतर को छानने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उन्हें अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। कौन सा सही है? तो यहाँ आपको चारों सही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। इसमें करेक्ट की पहचान करनी है। अनाज के डंठलों आदि से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से कुछ बीमारियां या विकार हो सकते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी प्रदान करता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है और ये समूह कौन है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ईस्ट तेजी से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक होता है। और रॉबर्ट कोच ने 1876 में एंथ्रेक्स रोग पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की थी। कौन सा गलत है भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट जो है ना प्रजनन करता है तेजी से, पर श्वसन के दौरान जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, क्या छोड़ता है? CO2 छोड़ता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। इसमें आपको एक सेकंड सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, यानी रियल इमेज कहलाता है। an image which can be obtained on a screen। झाग युक्त तेल मिश्रित काला भूरा पानी जो सिंक, शावर, शौचालय और लॉन्ड्री से नालियों में जाता है, गंदा होता है, इसे अपशिष्ट जल कहते हैं, यानी वेस्ट वाटर कहते हैं। कह रहे हैं स्थिर गति से गतिमान किसी वस्तु की गति की दूरी समय का जो ग्राफ है एक सीधी रेखा होती है, यानी डिस्टेंस, और जो टाइम ग्राफ है आपका, है ना, टाइम डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो एक क्या कह रहा है, सीधी रेखा होती है ना। समय के साथ साथ इधर टाइम बनाओ, इधर डिस्टेंस ज़्यादा सही बढ़ती रहेगी। और
कह रहा कोई भी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह दर्पण का काम करती है। कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो 22 नंबर, इसमें आपको क्या बताना है, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, यानी जो परिसंचरण तंत्र है इसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं होती हैं। एक वयस्क मनुष्य जो है सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र त्यागता है। मूत्र में 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कह रहा है ना। 95% मेनली यूरिया होती है, कह रहा है, सॉरी 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होती है, 2.5% अदर वेस्ट। आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की जो गति है वो आमतौर पर 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। शिशु के जन्म से पहले किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों को कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमिनियोसेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, फिर से देख लो। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर द बेबी इज बॉर्न इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ठीक है, और एमिनोसेंटेसिस। फिर कह रहा है सिकल सेल एनीमिया उस जीन में बदलाव के कारण होता है जो शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फिर कह रहा है क्वाशियोरकर गंभीर प्रोटीन कुपोषण से चिन्हित एक बीमारी है। कौन? क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 24 देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट। खनिज के उपयोग के संबंध में सही विकल्प बताना है, कौन सा सही होगा। दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है खनिज, और शरीर की कोशिकाओं के अंदर और बाहर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है। हम जो खाना खाते हैं उसे ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा सही है? तो आप देखेंगे यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। कह रहा वसा भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं जिनका उपयोग शरीर कोशिका झिल्लियों, तंत्रिका ऊतक और हार्मोन बनाने में करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। और सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड में से एक है जो मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। कौन सा होगा यहाँ सही? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन तत्व होता है जिसका अर्थ है कि वे कार्बनिक यौगिक हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे बुनियादी और मूलभूत इकाई होती है। कौन? मोनोसैकेराइड इज अ मोस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्ब्स। प्रोटीन में लगभग 20 विभिन्न अमीनो एसिड प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में कार्बन तत्व होता है जिसका अर्थ है कि वे कार्बनिक यौगिक है। यह क्या होना चाहिए था? विटामिन ना। विटामिन कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन विच मीन्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें से भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा ऐश, काला जिंक सल्फाइड, शुष्क बर्फ और साधारण नमक। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सिर्फ क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, या सोडा ऐश Na2CO3। क्वेश्चन 28 में सही की पहचान करनी है आपको। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु तत्व, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु तत्व की बात करें, ये एल्युमिनियम है, ये भी सही हो जाएगा। और शुष्क बर्फ नहीं, शुष्क बर्फ कह रहा हूँ। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कैल्शियम न होकर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में जो होता है वो पारा होता है। तो यानी 1 2 4 सही है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन 29 में सही की पहचान करनी है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। टैल्क पाउडर जो है वो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस है जिसका इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को कम कर देती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखने से पहले आपको RO या मेंस के हमारे पेड ग्रुप की जानकारी दे देते हैं दोस्तों।
अगर आप आर ओ आर मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2025 की 26 की, है ना, इसमें 100 डे वाइज क्लासेस, PDF नोट्स भी मिल जाएंगी, है ना, और कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल नोट्स मिलेगा और 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी आपको GS की, ठीक है। कन्वेंशनल हिंदी की पूरी तैयारी 100 नंबर की और 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, 160 नंबर की पूरी हिंदी की तैयारी, इसमें टेस्ट, नोट्स, क्लासेस, मॉडल आंसर, सब कुछ, मॉडल पेपर, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। निबंध की पूरी तैयारी कर सकते हैं आप, जिसमें 30 मॉडल ऐसे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितने बड़े ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सब मिल जाएगा। आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक सब इसमें प्रोवाइड करेंगे। क्विज इसमें हम आपको देंगे। यानी पूरी मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप ये कंप्लीट ग्रुप लेना चाहते हैं सभी मिला के, तो 6300 में पूरी तैयारी हो जाएगी। और 2026 की प्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी ग्रुप चल रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं हम अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। कह रहे डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रहों का सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है भाई। और वेंचुरी मीटर जो है एक असंपीड्य द्रव है में प्रवाह वेग मापने का उपकरण है। यानी वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग फ्लो वेलोसिटीज इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। नॉट जो है जहाज की गति मापने की एक इकाई है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ शिप। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 31 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताने। यदि कोई पंचायत कह रहा भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे। और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनको छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है आर्टिकल 243ZE, इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने हेतु एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अंडर आर्टिकल 243ZE, प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द कंट्री। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243P, इसमें नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 एवं भाग 9 तथा भाग 9A में स्थानीय शासन के प्रावधान है। यानी जो लोकल गवर्नेंस है वो इसमें दी हुई है। कौन सा गलत है भाई? तो बहुत ही आसान है। देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ को हमने 73 नहीं 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 5 साल का टेन्योर दिया है ना। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायत को दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो 33 को ध्यान से पढ़ लो, है ना, क्या कह रहा है एक बार ध्यान से इसको पढ़िए आराम से। सबसे पहले कह रहा है 1726 में भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास में बना था। 1688 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए थे। 1924 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा छावनी अधिनियम पारित किया गया था। 1870 में लॉर्ड मायो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ये पहला दूसरा गलत है, क्योंकि 1668 में नहीं, 1726 नहीं, 1688 जो है इसमें पहला नगर निगम बना था मद्रास में। और बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम बने थे 1726 में, है ना, इनको इंटरचेंज कर लो 1726 में। बाकी तीसरा चौथा तो सही है। 34 पे आ जाओ, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा 2004 में तमिल थी। अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी, जिससे शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। भारत अब दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 11 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी है। तो बताइए यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। चलो 35 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी होगी। अनुच्छेद 267 क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल जो है विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा
की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। B शिवरमन और SR सेन सरकारिया आयोग के अन्य 2 सदस्य हैं। सरकारिया आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेंगे। 37 देख लेते हैं कौन सा सही होगा यहाँ पे। कह रहा है रिवर बोर्ड एक्ट यानी नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में लागू हुआ है और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य का हित हो उसके प्रावधान है। यानी आर्टिकल 274 क्या कहता है? दैट एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और सच टैक्सेशन इन विच द स्टेट इज इंटरेस्टेड, ठीक है, उससे संबंधित प्रावधान है। और चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा तो ठीक है ना, 1, 3, 4 सही है। दूसरा गलत हो जाएगा। ये बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं बनी थी, ये तो भाई पंचायती राज के लिए थी ना, 1957 में बनी थी। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए बनी थी सरकारिया कमीशन, है ना, सरकारिया कमीशन जो थी, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही है, या 1, 3, 4 कर लो, यहाँ वाले में तो ऑप्शन है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब कह रहा है कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमीशन, इनके आर्टिकल मैच करो। जैसे कैग है इसका आर्टिकल 148 है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 165 है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त शिव कुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। भारत का प्रथम वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952-57 की अवधि के लिए नियुक्त हुआ है। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भाई कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। अब इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य यदि वे ऐसा करने पर सहमत हों तो राज्यों के समूह के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन को नियंत्रित नहीं करता बल्कि उसका लेखा परीक्षण करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के सार्वजनिक कोष से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है, इसलिए उसे सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहते हैं। और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, सेवा शर्त, ये सब के प्रावधान जो है वर्ष 1971 में अधिनियमित किए गए थे, जिसके अनुसार इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। तो ये कैग के बारे में इसमें दिया है आपको नीचे। तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया। कैग का टेन्योर 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल होता है, ठीक है। एक तो ये गलत उड़ गया आपका, और पहला भी गलती हो गया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 315 क्लॉज 2 में आएगा। तो पहला और चौथा तो गलत ही हो गया, बचा गया आपका दूसरा, तीसरा, तो यही सही है सिर्फ। अब ये समाचार पत्र है और वो स्थान जहाँ से वो प्रकाशित होते थे, इनको मैच करना होगा आपको। जैसे भारतीय समाजशास्त्री, वंदे मातरम, तलवार और आज़ाद हिंदुस्तान, ठीक है। तो वंदे मातरम की सबसे पहले बात कर लें, पेरिस से जो है वहाँ से संपादित होता था या प्रकाशित होता था। और तलवार की बात करें अगर, तो ये तो बर्लिन से होता था, ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान वैंकूवर से, भारतीय समाजशास्त्री लंदन से, यानी ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, स्पेशली वंदे मातरम तो जरूरी याद रखना। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे ROAR मेंस जिसका 31 जनवरी 1 फरवरी को है, उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज़, मेंस की चेकिंग, ऐसे GS के नोट्स कुछ भी लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से लेके आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हमारे ग्रुप से। इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 2026 की भी प्री प्लस मेंस के ग्रुप चालू कर दिए हमने, उसकी भी शुरुआत से मेंस तक की सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट नोट्स एक आप देखेंगे 150 क्लासेस के माध्यम से, GS की 120 क्लास, हिंदी की 30 क्लास, सारी वीडियो, PPT नोट्स, 30 फुल एंड टेस्ट और 12 हिंदी के टेस्ट, यानी टोटल 60 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे।
यानी ROARO की पूरी तैयारी 5000 में आप कर सकते हैं, 200 नंबर की प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। अब जितना इसमें हम देंगे, अगर डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे, डाउट क्लियरेंस भी देंगे, अगर आप उतना रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं बस, तो कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के दौरान की गई थी, जो 1938 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो बहुत ही आसान है, हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाषचंद्र बोस ने, सुभाषचंद्र बोस जी ने। इसके बाद इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, संविधान सभा का चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन और मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा क्रोनोलॉजी होगी, मैच करिए। देखिए बर्मा के पृथक्करण की बात करें तो ये हो जाएगा 1935 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की अगर बात करें, ये हो जाएगा 16 अगस्त 1948 में। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1940 में। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी हो जाएगी आपकी 1432। अब क्वेश्चन नंबर 44, इसमें सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही है? क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर और बाला कृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी थी। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। राजा राम मोहन राय ने 1809 में एक ईश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, 1809 में राजा राम मोहन राय ने। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक सामूहिक बैठक में बहिष्कार प्रस्तावित करने के साथ की गई थी। ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ रखी गई थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्णा जो कृष्ण वर्मा थे उन्होंने मिलकर तैयार किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 अगस्त 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्रा ने 1862 में हिंदू मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। तो सही कौन सा है ये बताना है। तो सही सिर्फ और सिर्फ पहला वाला है यहाँ पे, क्योंकि 3 अगस्त नहीं 3 मई होना चाहिए था। यहाँ छोटी सी गलती है, आपको पकड़नी थी। 3 मई 1939 को जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और राजनारायण बोस जी की बात करें तो इन्होंने 1867 में हिंदू मेला नामक संगठन बनाया था, 1867 में। ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पे, बाकी पहला वाला सिर्फ सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जो महासंघ है इसकी स्थापना 1942 में अम्बेडकर जी ने करी थी। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो 48 में कह रहा पुलकेशिन प्रथम जो है इसने वातापी में राजधानी बनाकर राज्य की स्थापना की थी। विक्रमादित्य प्रथम ने राजमल्ल की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन प्रथम ने हर्षवर्धन को शक लौतरा पाथनाथ, क्या शक लौतारा पथानाथ, थोड़ा सा 1-2 बार बोलना पड़ेगा आपको, इसकी उपाधि दी थी और इसका अर्थ है संपूर्ण उत्तर के भगवान। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम को नहीं पुलकेशिन द्वितीय को ये टाइटल दिया गया था, पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है। और ये टाइटल दिया किसने था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, है ना। पुलकेशिन प्रथम नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दिया था ये उपाधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। औरंगजेब के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभंडा थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान जो था नसीरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दी थी? मतलब किसने दी थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के आक्रमण के समय नहीं, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो थी हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भंडा, यहाँ क्या होना चाहिए था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है नदियों के, जैसे अश्किनी, विपाशा, पुरुषिनी, वितत्सा। तो अश्किनी चेनाब को कहते थे। अश्किनी किसको कहते थे? चेनाब को। विपाशा ब्यास को कहते थे, और पुरुषिनी आपकी रावी नदी है, और वितत्सा आपकी झेलम नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 51 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, कह रहे हैं। हर्षवर्धन ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा लिखे थे। विजयादित्य को व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाना जाता है, और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 52 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो है सुल्तान मोइजुद्दीन कैकूबाद ने एक नया महल बनवाया था। लोदी शासक सिकंदर लोदी के समय में आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक मदान उल शिफा सिकंदर शाही की रचना की थी। अबुल फैजी ने मुगल काल में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बलबन का उत्तराधिकारी था ये, है ना, इल्तुतमिश का नहीं, सुल्तान मोइजुद्दीन कैकूबाद। सुल्तान मोइजुद्दीन कैकूबाद ये बलबन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बलबन। इसके बाद कह रहे हैं इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये आक्रमण को चंगेज खान, अली बेग और ताश, तैर बहादुर और तरमाशिरीन खान। तो चंगेज खान आक्रमण कब करता है? ये करता है 1221 में। ठीक है, और अली बेग और ताश इनका आक्रमण होता है भारत में 1305 में। तैर बहादुर की बात करें तो ये जल्दी करेगा, मतलब 1241 में। और तरमाशरीन खान की बात करें तो इसका आक्रमण 1326-27 में होता है। तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी 1324 हो जाएगी। इसके बाद यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट पे सवाल है। इसके अनुसार बताना है कौन सा जिला वन आवरण के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 जिलों में से है ना। यानी बताना है आपको यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट अमंग द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ललितपुर, श्रावस्ती, खेरी और सहारनपुर। तो क्या इसका सही होगा? देखिए अगर मैं बात करूँ शीर्ष 3 जिले में, तो नंबर 1 पे तो आपका सोनभद्र आ जाता है। नंबर 1 पे कौन आता है? सोनभद्र आता है। नंबर 2 पे लखीमपुर खीरी आ जाता है। नंबर 2 पे क्या आता है? लखीमपुर खीरी। और तीसरे नंबर पे आपका मिर्ज़ापुर आ जाता है। तीसरे पे कौन है? मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन? लखीमपुर खीरी, है ना, जो कि दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। इसमें आपको 2011 की जनगणना के आधार पर सवालों को बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है, और सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, और भारत में लिटरेसी यानी साक्षरता 73% है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर कह रहा भारत राज्य वन रिपोर्ट यानी इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना कौन सा गलत है। वन आवरण कह रहा है 7,13,342.61 वर्ग किलोमीटर है। वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर 1,12,014, और टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर आप देख सकते हैं 8,27,356, और झाड़ियाँ इतनी। कौन सा इसमें से गलत है? तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट कवर वाला गलत पाएंगे, क्योंकि ये है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर ना, ये 7,15,000 है। इसके बाद कह रहा है नवीनतम कृषि डाटा 2025 के अनुसार भारत में निम्नलिखित फसलों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। ये किन किन 3 चीज़ों में शीर्ष हैं? तो ये हो जाएंगे आपको, देखिए अरहर और तूर दाल में आप देखेंगे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक है, अरहर और तूर दाल में नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। और चने में अगर देखें तो इसमें भी आपको नंबर 1 पे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और मशरूम की बात करें इसमें आपको बिहार देखने को मिल जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर आपको महाराष्ट्र के बाद एमपी और राजस्थान की बात कर रहा है तो चने में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपका एमपी और तीसरे पे राजस्थान, यानी चना हो जाएगा। अरहर में पहले पे तो महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे पे पर अरहर में कर्नाटक है ना, दूसरे पे अरहर में कर्नाटक का है।
और तीसरे पे अरहर में झारखंड हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला सही होगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना कौन सा गलत मैच कर रहा है। विश्व कैंसर दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, होम्योपैथी दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखेंगे वर्ल्ड टीबी डे जो है हम लोग 24 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे को मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में गलत बताना है आपको। सोहा गिब्रवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में सहारनपुर में हुई थी। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बहराइच में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य 1989 में वाराणसी जिले में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में मिर्ज़ापुर जिले में। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि सोहा गिब्रवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये महाराजगंज है वहाँ पे है ना, महाराजगंज में है, ना कि सहारनपुर में। तो ये गलत है। चलो इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ के केसर बाग में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत होगा आपका सी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में है आपका, है ना। ये कहाँ पे, लखनऊ में। चलो 61 देखते हैं, इसको मिलान करना होगा। हेमिश नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सिमलीपाल और गंगोत्री। तो हेमिश नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है लद्दाख में भाई। और मरुस्थल डेजर्ट नेशनल पार्क नाम ही से पता चल जाएगा आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में, गंगोत्री आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए सही हो जाएगा। अब 62 में सही बताना होगा यहाँ पे आपको कौन सा सही है। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण में उपस्थित निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारण यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद कह रहे हैं जैविक घटक जो है वो जीव होते हैं जिनमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। और तटीय खाड़ियाँ नदी के मुहाने और ज्वारीय दलदल मिलाकर मुहाना बनाते हैं। और कार्ल मोबिसियस जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विचार को बायोकेनोसिस कहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया टू प्रमोट एन एनवायरमेंटल कंसाइज लाइफ स्टाइल, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ। लाइफ मूवमेंट का शुभारंभ 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुआ था। और अंधाधुंध और विनाशकारी उपभोग से सचेत और विचारशील उपयोग की ओर बढ़ते हुए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को ऐसे वन्यजीव अभयारण्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हों और उसे नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन टी है ये गलत है, क्योंकि देखिए इसका उद्देश्य जो है मेनली इसका उद्देश्य है व्यक्ति और समुदायों को ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाए और उसे नुकसान ना पहुंचाए, है ना। वन्य जीव अभयारण्यों को नहीं, ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए ना, तो इसलिए ये गलत है। चलो 64 देख लो भाई, इसमें सही बताना है कौन सा है। कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तर रैखिक नहीं होते हैं बल्कि वे परस्पर जुड़े होते हैं और एक खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के अधिक यथार्थवादी मॉडल है और एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा द्विरेखीय या दो तरफा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। चौथा वाला थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो रैखिक होगा, है ना, एक तरफा ही होता है भाई। एनर्जी जो होती है यूनिलैटरल होती है, मतलब क्या बाइलिनियर कह रहा हूँ, मतलब लीनियर होती है और वन वे में ही जाती है, एक ही तरफ जाती है, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको सही बताना है। घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के लगभग 10 से 25% भाग को कवर करता है। घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पाया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 15 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो जंगल उगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशिष्ट घास के मैदान वनस्पति संरचनाएं हैं जो आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं
और भारत में ये मुख्यतः उच्च हिमालय में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसका ही कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 66 में भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है परजीविता एक ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने पोषक तत्व प्राप्त करके उसे नुकसान पहुंचाता है लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं है। यानी पैरासिटिज्म इज अ कंडीशन इन विच द पैरासाइट डैमेज इट्स होस्ट बाय ऑब्टेनिंग नरिशमेंट। जैव सांद्रण एक प्रकार का जैव संचय है लेकिन यह तब होता है जब पदार्थ पानी से अवशोषित हो जाता है। और हिंद महासागर के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल विरंजन और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु विनाशकारी रूप से होती है, कह रहा है। यहाँ पे कौन सा सही है, एनवायरमेंट के प्रश्न ही, यहाँ पे भी तीनों आपको सही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड सवाल है। कह रहे हैं हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और कार्बनिक कार्बन को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पूरे जीवमंडल में हरे पौधे द्वारा प्रतिवर्ष 4.9 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकृत किया जाता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड भंडार के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि पेड़ों द्वारा स्थिरीकृत कार्बन उनके लंबे जीवन चक्र के कारण लंबे समय तक उनमें संग्रहित रहता है। वनों की आग के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखेंगे एक 2 एक ये 3 है ना, ये 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत इसलिए क्योंकि कार्बन को अकार्बनिक पदार्थ नहीं बनाते भाई, है ना, ये क्या करते हैं अकार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। और चौथा क्यों गलत है, अच्छा चौथे वाले में, क्योंकि वनों की आग से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलो 68 में सही की पहचान करना है, इसमें कौन सा सही है। कह रहा है द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय डिकम्पोजर। यानी जो जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्सा जो है वो बनाती है। और नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक कई गुणों जैसे कई अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और कुछ विटामिन का भी हिस्सा है। नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक चक्र है जो प्रकृति में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवर्तन का वर्णन करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 69 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है आपको कौन सा होगा। कह रहा है ऑन एन एवरेज यानी औसतन 80% जल वाष्पीकरण द्वारा महासागरों की सतह से नष्ट हो जाता है और जबकि 77% जल वर्षा से प्राप्त होता है। नदियों के माध्यम से भूमि महासागरों में प्रवाहित जल जो है 7% होता है जो महासागर के वाष्पीकरण घाटे को संतुलित करता है। पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 95% भाग रासायनिक रूप से चट्टानों से बंधा हुआ है और चक्रित नहीं होता है। शेष 5% में से लगभग 97.3% महासागरों में है और 2.1% ध्रुवीय हिमखंडों के रूप में। यहाँ कौन सा गलत है, तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है 84%, क्योंकि जो जल वाष्पीकरण है वो महासागरों की सतह से नष्ट हो जाता है 84%। 70 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है अल मसूदी मोरक्को का एक यात्री था। इतिहास का विशेषज्ञ होने के कारण अल मसूदी को अरब का हेरोडोट्स कहा जाता है। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। अल मसूदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुरजुल जहाब में वक्तका राजा को अलजुंज मिहिरभोज को बौरा कहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला तो गलत है, अल मसूदी मोरक्को का नहीं बगदाद का यात्री था। कहाँ का था, बगदाद का। और दूसरा तीसरा तो यहाँ सही है, चौथा भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल मसूदी जो था इसने इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी मुरजुल जहाब, ठीक है, इसमें वक्तका ने प्रतिहार राजा जो थे, है ना, प्रतिहार राजा अलजुंज, इनको मिहिरभोज को बौरा कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, इसमें गलत बताना है। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र गोपाल की परिषद में रहते थे। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद उनके मंत्री पौनी जो है उन्होंने हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था। गढ़वालों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें एक कर जल कर भी था और जिसका प्रमाण गढ़वालों के शिलालेखों से मिलता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत आप देखेंगे पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि राजशेखर जो है ये कन्नौज का प्रतिहार राजवंश के राजा जो था, उनका पुत्र महिपाल जो है उसके परिषद में रहता था, गोपाल की परिषद में नहीं, है ना, उनके पुत्र महिपाल होना चाहिए था, महिपाल।
72 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा आपका सही होगा। कह रहा है ट्रैप क्रॉप के संबंध में बताना है ना। ट्रैप क्रॉप खेतों को कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ लगाई जाने वाली फसलों को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ट्रैप क्रॉप का उपयोग कीटों और कीटों के खेत से दूर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कई ट्रैप क्रॉप ने छोटे पैमाने पर ग्रीन हाउस, बगीचे और खेत प्रयोगों के में मुख्य फसलों से कीटों का सफलतापूर्वक हटा दिया है। तो कौन सा यहाँ सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इंदौर MP, केंद्रीय खारा जल और जलीय कृषि संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ है सिर्फ और सिर्फ सी वाला सही, क्योंकि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की अगर बात करें तो ये है आपका भोपाल, है ना, भोपाल में है। केंद्रीय खारा जल और जलीय संस्थान की बात करें ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, कपास अनुसंधान संस्थान आपका जो है नागपुर में है, नागपुर में। 74 में आपको गलत की पहचान करनी। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की बात करें अगर तो यही गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में तो है ठीक है, पर ये इज्जत नगर में है, मेरठ में नहीं है, है ना, इज्जत नगर में है, बरेली में, इसलिए गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में सही कथन बताना है। यह ब्रह्मपुत्रा के सिंध, गंगा दोआब और भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहन इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। यह मिट्टी पोटाश और चूने से भरपूर होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव भार की कमी होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। इंटरनेशनल ईयर के संबंध में 2017, 16, 15, 14 कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष, ये ठीक हो जाएगा आपका 2014 में। मृदा वर्ष जो है इसको हमने 2015 में मनाया। दलहन वर्ष की बात करें 2016। राष्ट्रीय कदन्न वर्ष जो है ये 2018 का है ना। नेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2018 में होना चाहिए। अगले में इसमें सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। पूसा सहयोग खीरे की एक प्रसिद्ध किस्म है। प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। पूसा कटकी, पूसा दीपाली, वाइट स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति आदि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र जो है ये भोपाल में नहीं है, पुणे में है ये। ठीक है, क्वेश्चन हाँ, तो यहाँ सही कौन सा है समझ गए ना, 1 और नहीं, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा, यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ क्या बोलते हैं? झूम, दीपा, खिल और कुरुआ। जैसे झूम खेती जो है ये हम उत्तर पूर्वी जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ बोलते हैं। दीपा जो है ये हम बोलते हैं बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में। कुरुआ बोलते हैं आपका झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 देख लेते हैं। तिल, भिंडी, गेहूँ, जौ, टमाटर, है ना, किस में कौन सा रोग लगता है ये बताना है। जैसे तिल में कौन सा रोग लगता है? तिल में फाइलोडी रोग लगता है। भिंडी में कौन सा रोग लगता है? भिंडी और पपीते में पीली शिरा रोग लगता है, पीली शिरा रोग। गेहूं और जौ की बात करें इसमें मोलिया रोग लगता है, मोलिया रोग। टमाटर की बात करें इसमें बकाई रोट रोग लगता है, बकाई रोट रोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही होगा। भारत के योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव और भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से हुई थी। योजना आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना और उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे यारो के पेड ग्रुप की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, पूरी तैयारी मेंस की करना चाहते हैं, तो बचे हुए दिनों में SCS का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के SCS पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके कट ऑफ आप आराम से क्रैक कर सकते हो। 2026 की भी शुरुआत से तैयारी का ग्रुप चल रहा है प्री प्लस मेंस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को, वहाँ पे भी आपको टेस्ट और क्लासेस मिल जाएंगी। चलो 81 में आप बताओ इनमें गलत कौन सा है। ई नाम कह रहा है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 4 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल 1 जुलाई 2015 को हर खेत के लिए पानी के उद्देश्य से शुरू हुई थी। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। अब ये क्रोनोलॉजी में लगाना है। उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। ठीक है, कौन कब बना? जैसे सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड स्टडीज़ ये 2011 में बन गया था। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये 1987 में बन गया था। भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान 1980 में बन गया था। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान जो है ये 1969 में बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष, जैसे 7वें वित्त आयोग, 9वें, 12वें और 14वें है ना। कौन से वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे? 7वें के JM सेलाट, 9वें के NK P साल्वे, 12वें के विजय केलकर, 14वें के NK सिंह। तो इसमें आप देखेंगे पहला दूसरा तो सही है, 12वां जो था ये C रंगराजन थे, तो इसलिए गलत हो गया। कौन थे यहाँ के? C रंगराजन। और 14वें की बात करें अगर तो ये थे कौन? YV रेड्डी। आपके लिए सवाल है प्रेजेंट बताओ, फाइनेंस कमीशन कौन है प्रेजेंट में? चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम है। जैसे द वेल्थ ऑफ नेशन ये पॉल सैमुएल्सन की है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जॉन रॉबिन्सन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल। अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एडम स्मिथ। तो यहाँ पे कौन सी सही है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड मार्शल की है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है ना। ये किसकी है? एडम स्मिथ की है ये, ठीक है, पहली बात। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें ये पॉल सैमुएल्सन की हो जाएगी। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल ठीक ही है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्स की हो जाएगी ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स इज रिलीज बाय UN, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक यूनाइटेड नेशन निकालता है, यानी संयुक्त राष्ट्र। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये UNDP निकालता है। वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट्स UN हैबिटेशन निकालता है। कौन सा यहाँ गलत है? देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स की बात करें अगर तो ये WHO द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है? WHO के द्वारा। अगला देख लेते हैं। ये क्रांति का नाम है और ये जनक है ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। और उसके फादर हरित क्रांति इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति की बात करें वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति की बात करें सैम पित्रोदा हो गए। और स्वर्ण क्रांति की बात करें अगर तो ये हो गए आपके निरपुख टूटिस। यानी अगर आप यहाँ मिलाएंगे तो क्रोनोलॉजी भी हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी नहीं किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन मार्क वॉज नॉट इशू बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन जारी नहीं करता है? एग मार्क, ISI मार्क, BSI, हॉल मार्क या इको मार्क। तो ये है आपका कौन सा? एग मार्क। कौन सा? एग मार्क जो है ये जारी करता है कौन? इसको जारी करता है DMI, सुना होगा आपने। DMI मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, उसके द्वारा ये जारी होती है, ठीक है। बाकी ISI है, BSI, BIS, हॉल मार्क है, ये सब आपका जो है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो है इशू करते हैं। 88 में आपको गलत बताना होगा। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? 11 अगस्त 2025 की बात है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारी किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों की जो संख्या है वो 79.9 करोड़ रुपए को पार कर गई है। और हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक चीन की अध्यक्षता में तियानजिन में आयोजित की गई है। RBI ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का जो अनुमान है 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 में आपको गलत बताना है। हाल ही में 4 अक्टूबर 2025 को विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 मनाया गया। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सनेत्या
सनेता कैची। कौन? सनेता कैची दक्षिण कोरिया की पहली प्रधानमंत्री महिला, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? करंट अफेयर से बेस्ड है ये, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, इनकरेक्ट बताना है इसमें भी आपको कि 2025 नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में है वो किसको मिला है? हंगेरियन है, नोवेलिस्ट हंगेरियन की। नाम इनका देख लेते हैं एक बार। नाम ही ऐसा है ना, लॉज़ क्रॉसजना होरकाई, है ना। ऐसे नाम नोबेल पुरस्कार में दिए ही जाते हैं कि उनका नाम बड़ा 3-4 बार अगर जब तक रिकॉल ना करो भूल जाओगे आप। लॉज़ ऐसे याद रख लो, शॉर्ट में ही लॉज़ याद रख लो, है ना, क्रॉसजना होरकाई। और खालिद अल अनानी को यूनेस्को का नया अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी नया डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का बनाया गया है खालिद अल हनानी को। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट का जो है हुआजियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करंट अफेयर्स का, कोई भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत होगा। कह रहा 11वां विश्व हरित व्यवस्था शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। कश्मीर सभांग के किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया। और तेलंगाना का जो कोंडरेड्डीपल्ली हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव और दक्षिण भारत का पहला गांव बन गया है। और कोंडरारेड्डीपल्ली तेलंगाना राज्य के महबूब नगर जिले के बालमूर मंडल का एक गांव है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे जो कश्मीर नहीं जम्मू में आएगा, ये किश्तवाड़ जिला है ना, जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिला, या जम्मू होना चाहिए था बस, बाकी ठीक है, जम्मू होना चाहिए। 92 में गलत की पहचान करनी है। MY भारत मोबाइल ऐप को हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया। शाहपुर कॉलोनी जो है इसके खाली होने के साथ ही चंडीगढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से जुड़े पंडित छन्नू लाल मिश्र का हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ C जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थे ये बनारस घराने से थे, है ना, ग्वालियर घराना नहीं, बनारस। ठीक है, चल 93 देख लो भाई, इसमें भी गलत पहचानना आपको, कौन सा यहाँ गलत होगा। कह रहा पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार विजेता शरथ कमल को हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 2025 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नंदिता दास ने हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजाइलेंस हीलिंग एंड हेलनेस नाम से किताब जारी करी है। काफ़ी लंबी किताब का नाम है इनका। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो यहाँ यही दूसरा ही वाला आपका गलत भी हो जाएगा, क्योंकि ये नंदिता दास ने नहीं करी है, ये नंदिनी मुरली जो है, नंदिनी मुरली इनके द्वारा प्रकाशित की गई है, नंदिनी मुरली जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो 94 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा था नासा IMAP मिशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑन September 24, 2025 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। India's first dugong conservation reserve in Park Bay, Tamil Nadu has recently been recognized by IUCN. Folk dance artist Padma Shri recipient in 2024 Gopinath Swain has recently been passed away at his residence in Govindpur in Mayurbhanj district. या none of these? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गलत C वाला, क्योंकि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ जो है ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका, गोविंदपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए 95 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है द देवरागट्टू बन्नी उत्सवम, है ना, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में देवरागट्टू बन्नी उत्सवम मनाया गया। कुल 4 पुरस्कार विजेताओं को हाल ही में 2025 का राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया। C प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंदन मूस ईटी और वैद्य भावना पराशर को हाल ही में 2025 का राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो 96 देख लेते हैं, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा इसको भी भाई, इसमें आपको गलत बताना है। एजुकेट गर्ल्स हाल ही में 2025 रमन मैगजे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया। दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को हाल ही में 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ ना पहला गलत है ना दूसरा, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें गलत बताना आपको। कह रहा लेखक आनंद वीणा मणि को बाल साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हाल ही में प्रोफेसर वी.के. गोकक पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुपर्णा राय को हाल ही में उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि लेखक आनंद वी पाटिल है, आनंद वीणा मणि नहीं है ना, आनंद वी पाटिल, इनको मिला है गोकक पुरस्कार। बाकी ठीक है। 98 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, देख लो कौन सा गलत है भाई, करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है। कह रहा 24 से 25 जून 2025 तक नीदरलैंड ने हेग स्थित विश्व मंच में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और 25वां संघाई सहयोग संगठन जो है शिखर सम्मेलन 2025, ये सितंबर 2025 में चीन के तियानजियान में आयोजित हुआ है। और ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में 22 और 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। भारत सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसका नाम अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पारित हुआ है। कौन सा? वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम क्या कर दिया गया है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, इसमें भी गलत बताना है। भारत जो है 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में 28वीं ITF ATU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और अर्शदीप सिंह हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन हाल ही में बिग बैश लीग के साथ अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेलने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं भाई। कौन? R अश्विन। तो कौन सा यहाँ पे आपका गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये भी तीनों सही हो जाएंगे। चलो 101 देख लेते हैं, 101 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित लोक संवर्धन पर्व, इसका 5वां संस्करण 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक कोची केरल में आयोजित हुआ है। MIT विश्वविद्यालय नोएडा इसके सहयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित पर्पल फेस्ट 2025, ये 10 से 11 सितंबर 2025 तक MIT विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित हुआ है। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे भी। चलो 102 में देख लो भाई, गलत की पहचान करनी है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 40% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। और लोहम कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन हाल ही में 8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, अग्निवीरों को 40% नहीं 20% जो है क्षैतिज रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। 103 देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन शक्ति अभियान है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंचने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन ने हाल ही में राज्य कर विभाग के तहत GST संग्रह में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान ने हाल ही में एक शोध में वरुणा नदी के जल में लगभग 100 प्रकार के प्रदूषकों की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे 100 प्रकार के नहीं 1000 प्रकार के प्रदूषकों की उपस्थिति दर्ज करी गई, 1000 प्रकार के, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब ये है आपको मेला है, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है इसका मिलान करना होगा। देवा शरीफ मेला और श्रृंगी रामपुर मेला, सैयद सलार मेला, ढाई घाट मेला। तो देवा शरीफ मेला की बात करें तो ये बाराबंकी में लग जाएगा भाई। और श्रृंगी रामपुर मेले की बात करें तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार मेले की बात करें बहराइच में लगता है। और ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहाँपुर में लग जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका।
अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसको लगाओ कौन सा कब बना। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये 1989 में बना, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग परिषद 1958 में बना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें 1976 में, और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें से कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भारत हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ, भारत कला भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। तो कौन सा नहीं मैच कर रहा है सही। देखिए जो भारत कला भवन है ये लखनऊ नहीं, ये वाराणसी में है ना। ये कहाँ पे है, वाराणसी में। तो ये गलत था बस। 107 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड 1952, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954, प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम 1976, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961। तो यहाँ पे गलत कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम जो है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको गलत बताना है। मिनरल डाटा के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा सीमेंट और बैराइटी या बायराइट बोलो ज़्यादा सही है, बायराइट, बैराइटी इसमें हिंदी में होता है, इंग्लिश में बायराइट, फ्लेट्सपार और तीसरे नंबर पे क्रोमाइट में। कौन सा गलत है यहाँ। तो देखो भारत जो है बैराइट में अगर देखें तो चौथे नंबर पे आता है, दूसरे पे नहीं, बैराइट में चौथा नंबर है इसका। अगला देख लेते हैं 109 नंबर क्या कह रहे हैं। बढ़े चलो अभियान के संदर्भ में गलत बताना है कौन सा है भाई। इसे गृह मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय ने 5 अगस्त 2022 से 12 अगस्त 2022 तक बड़े चलो का आयोजन किया है। और बड़े चलो जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं के दिलों में देश के प्रति गहरी प्रेम भावना जगाने के लिए शुरू किया गया एक युवा केंद्रित अभियान है। तो ये देखो यहाँ गलत जो है, बड़े चलो अभियान गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 110 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है। डिजिटल शक्ति अभियान जून 2018, स्वदेश दर्शन योजना 2016, पहल योजना 1 जून 2013 और सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो डिजिटल शक्ति अभियान ठीक है भाई, जून 2018 में आया। पहल योजना 1 जून 2013 ठीक है। सांसद आदर्श योजना ये भी सही हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना की अगर बात करें तो ये 2014-15 में आया था। ठीक है, इसलिए 134 सही होगा। अब रीजनिंग पे बेस सवाल है, जैसे आर्टिस्ट, प्रैक्टिस, कॉम्पोजिशन और रीइन्वेंशन, ड्रामा, सही क्रम क्या होगा ये बताना है। तो देखो कोई भी पहले रचना तैयार होगी है ना, यानी आपका जो है एक तरह से कॉम्पोजिशन कह सकते हैं। रचना के बाद क्या होगा, कलाकार है ना, कलाकार फिर क्या करेगा, अभ्यास, फिर होगा नाटक, फिर होगा पुनर्निवेशन, यानी ए कह सकते हो इसको। चलो इसको आपको वही लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी होगी, आसान है काफ़ी। कैसे करोगे, पैटर्न ढूंढो आप, इसका क्या है पैटर्न। जैसे 4 3 12 और +5 17, 6 चौको 24 +7 31, 6 पंच 30 8 38 है ना, सिंपल है। 12 मार्च 1994 को कह रहा मंगलवार है, तो 30 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। निकालो इसको, प्रयास करो निकालने का भाई, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान होगा भाई, ये बताना है। किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा, तो 2011 का। चलो अगला देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान ले। अब जैसे हिंदी को 16 लिखा है तो मैथ को क्या लिख सकते हैं ये बताना है आपको, है ना। अब जैसे इनके अल्फ़ाबेट में नंबर देख लो, क्या पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से इसको लगाओ, है ना। लगा लोगे, कोशिश करो वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस करने की। आंसर बता देता हूँ मैं, 8 हो जाएगा। अब यह है, लड़कियों की कतार में सीमा बाएं से 7वें और रीमा दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं तो सीमा बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ 19। आप ट्राई करना है इसको एक बार करने का। इसमें भी लुप्त संख्या की पहचान करनी है आपको, कौन सी लुप्त संख्या है। तो 6 पंचे 30 और 4 34, 6 पंचे 30 और 4 34, 5 40, 7 47, 9 3 27 और 8 जोड़ दो भाई, कितना आ गया आपका। तो ये हो गया आपका 35। ठीक है,
अब यहाँ पे है 66 इंटू 46 ये लिखा हुआ है, 54 45 ये लिखा हुआ है, 38 45 ये लिखा हुआ है, तो 25 46 किसके बराबर होगा भाई? तो ये हो जाएगा 62 45 के। जिस प्रकार सत्य का संबंध कह रहा है झूठ से, उसी प्रकार उतराना का संबंध किससे है? यानी ट्रूथ इज रिलेटेड टू लाई, ड्रिफ्टिंग इज रिलेटेड टू ड्रोन, है ना। उतराना मतलब डूबना हो जाएगा, जैसे सत्य झूठ, और उतराना यानी डूबना, ड्रिफ्ट करना यानी ऊपर आना, और ड्रोन करना यानी डूबना। अब नॉट को 49 लिखा है, और को 38 लिखा है, प्लेट को क्या लिख सकते हैं? ट्राई करो, पेन कॉपी उठा के कर लोगे, सिंपल से सवाल हैं, 54 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सब टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके।